गरीबी के बहुत सारे कारण अभी चर्चा में आए हैं, लेकिन मेरी समझ में गरीबी का कारण जो है ये दो है। पहला वो व्यक्ति खुद होता है, दूसरा वो व्यवस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, निकम्मा है, बहुत खर्च करता है अपने आय के हिसाब से, तो वो भी गरीब हो जाएगा। और एक व्यवस्था होती है, यानी कानून व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है। शासन चाहे कबीला का रहा, चाहे राजा का रहा, चाहे तानाशाह का रहा, चाहे अभी जो है जनप्रतिनिधियों का शासन है। इस सारे शासन व्यवस्था में भी जिम्मेवारी होती है, इनके कारण भी जिम्मेवारी होती है, व्यक्ति के कारण भी जिम्मेवारी होती है। अब इसको हम सुधार कैसे सकते हैं, गरीबी को मिटा कैसे सकते हैं, तो इसमें समझने की बात यह है कि शासन व्यवस्था के स्तर पर कैसे सुलझा सकते हैं, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। शासन इस तरह से होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह भी कानून बना सके प्रत्यक्ष रूप से। तभी वह अपने समस्याओं के हिसाब से कानून बनाएगा, उसके निदान में कानून बनाएगा। तो हर एक के पास ये अधिकार होना चाहिए, जो आज नहीं है। हर कोई जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार है। जब सबके पास ये अधिकार होगा कानून बनाने का अधिकार, यानी कोई भी कानून बन रहा है उसमें हर एक की भूमिका होगी, तो वह अपने अनुसार कानून बनाएगा, जिससे कि वो अपना भला कर लेगा। गरीब का भला सिर्फ गरीब ही खुद कर सकता है, उसके बदले कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा करेगा भी तो बहुत नाम मात्र का करेगा, गरीबी दूर नहीं होगी। जूठन से कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी, अमीरों के जूठन से गरीबी दूर नहीं होगी, या सरकार के थोड़े बहुत राशन वगैरह से दूर नहीं होगी। गरीबी सदैव जब भी दूर होगी तो भागीदारी से होगी, हिस्सेदारी से होगी, अन्यथा ऐसे गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी नौकरियों से भी दूर नहीं होगी। अब गरीबी और अमीरी क्या है ना कि यह एक जो है सापेक्षिक भाषा है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीबी कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है और ना ही अमीरी कोई एब्सोल्यूट चीज़ है। यह एक सापेक्षिक है। किसी के संदर्भ में ही कोई गरीब है और किसी के संदर्भ में ही कोई अमीर है। तो यह कितना इसका संदर्भ क्या लिया जाए, कहाँ इसका आंकड़ा खींचा जाए। अभी जो वर्ल्ड बैंक ने खींच दिया है मात्र थोड़े से $1 या $1.25 में किया हुआ है कि $1.25 जो प्रतिदिन कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और जो उसे नहीं कमाता वो इतना कम नीचे रखा हुआ है। और ऊपर वाला अमीर कितना है तो उसका कोई बाउंड्री नहीं किया हुआ है, लिमिटलेस है, जहाँ तक भी वो कमा ले। तो इस तरह का जो आंकड़ा, ये पैमाना आखिर बनाया किसने है? ये उन लोगों ने बनाया है जो कि स्वयं ही उस व्यवस्था में है, जो ऊंचे पर है। ये कोई गरीब लोगों ने आंकड़ा नहीं बनाया है। ये जो जितने भी डाटा बना रहे हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वे सारे अर्थशास्त्री उनके हिसाब से ही करते हैं। तो हमने यह देखा कि लोगों की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा में 20 और 1 का ही अधिकतम अंतर हो सकता है। उसके मध्य भी हो सकता है, 18 और 1 का भी हो सकता है, 17 और 1 का भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 20 और 1 का ही देखा गया है। और यह जो है जितने भी रिकॉर्ड हैं खेल कूद के और अभी जो क्षमता है उसके हिसाब से आकलन करके भी देखा गया है। जितने भी IQ टेस्ट किए जाते हैं इंटेलिजेंस का, तो उसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी पागल टाइप के भी लोग हैं और मध्य औसत दर्जे वाले, उनका भी IQ लेवल देख करके देखा गया। तो ये अधिकतम पाया गया कि ये अधिकतम से अधिकतम जो है ये 18-19 तक जाता है। लेकिन मैंने एक आगे के सोचते हुए मैंने कह दिया कि चलो अधिक से अधिक 20 हो सकता है, उससे अधिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आइंस्टीन का जो है 166 था और पागल से पागल आदमी का जो देखा गया है वो 22 था। तो 22 जो IQ टेबल में जिसका 22 है और जिसका 166 है, दोनों का जो अंतर है वो 20 गुना भी नहीं होता है। हाँ, और टोटल IQ का जो टेबल बना है वो भी 210 है, उससे अधिक नहीं बनाया गया है। तो कहा गया कि 210 जिसके पास चला जाएगा तो उसका तो इनफाइनाइट माइंड हो जाएगा, उसकी प्रतिभा की गणना ही नहीं हो सकती है। तो अभी तक तो वहाँ खैर कोई नहीं पहुँचा है। जो पहुँचा है वो इस व्यवस्था से ही अलग हो गया है। जैसे बहुत जो है परम अवतारी पुरुष जो हैं उनकी बात ही अलग हो जाती है। तो अब जो धन का जो बंटवारा है, वितरण है, ये 20 और 1 के में ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही माना जाएगा कि ये प्राकृतिक रूप से न्याय हो रहा है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर इसका मतलब न्याय नहीं है, ये इस व्यवस्था में घालमेल है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे जरूरी है कि पहला तो जनता के पास शासन होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं। पहली शर्त तो ये है। इसके बाद क्या होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनके पास जितनी भी संपत्तियां, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो जमीन के रूप में है, चाहे वो किसी वस्तु के रूप में है, चाहे कोई रत्न है उसके रूप में है, चाहे उनके पास शेयर है, चाहे बॉन्ड है, डिवेंचर है, जिस भी रूप में उन लोगों ने रखा हुआ है, उन सभी का वैल्यू जो है वह दर्ज हो जाना चाहिए। दर्ज हो जाने के बाद अब हम रैंकिंग देखेंगे कि कितना सबसे अधिक लोगों के पास है, चाहे अंबानी है, चाहे जो भी आते हैं, टाटा बिरला जिंदल जो भी आएंगे,
उसके बाद जो है सबसे नीचे गरीब के लोग, भीख मांगने वाले, कूड़ा बटोरने वाले, मजदूरी करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, सब जितने भी हैं सब नीचे आएंगे। अब करना क्या है कि ऊपर से धन ट्रांसफर करेंगे सबसे नीचे में, ऊपर वाले के खाते से सबसे नीचे वाले खाते में धन ट्रांसफर करेंगे। ये एक बार धन ट्रांसफर हो जाएगा और ये कितना 20 और 1 के अनुपात में धन ट्रांसफर होगा, तो इनका जो लेवल है वो आ जाएगा, यानी अमीरी रेखा भी खींच जाएगी और गरीबी रेखा भी खींच जाएगी, और ये प्राकृतिक रूप से, ये कोई कृत्रिम नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ये बता नहीं पाती है कि हम इसकी तनख्वाह इतनी ही क्यों रखे हैं, क्या कारण है कि नंबर 1 रैंकिंग जो है 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है उसके पास इतनी तनख्वाह है, तो 3rd ग्रेड के एम्प्लॉय के पास इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों है। यानी किसी अगर 4th ग्रेड वाले के पास 20,000 रुपया मासिक तनख्वाह है तो 3rd ग्रेड वाले के पास 40,000 क्यों है। वो तो 22,000 में भी 3rd ग्रेड बनाया जा सकता था, 21,000 में ही बनाया जा सकता था, 30,000 में बनाया जा सकता था, 40,000 क्यों किए। इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बनाया नहीं गया, वो तो कृत्रिम रूप से बना दिया गया है, अपने आप कैटेगरी बांट दिया है। इसलिए इस कैटेगरी को खत्म करके प्राकृतिक रूप से उसको बांटा जाएगा प्रतिभा के हिसाब से, और ट्रांसफर किया जाएगा धन। जब धन ट्रांसफर होगा तो नीचे वाले की जो है गरीबी अपने आप दूर होने लगेगी, ऊपर वाले। इसलिए जो उद्योगपति हैं वे जो पैसा कमाते हैं तो जाहिर सी बात है वे अपने सामान को बेचते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बेचते हैं। खरीदने वाला नहीं रहेगा तो उनके पास पैसा कहाँ जाएगा। जाहिर सी बात है खरीदने वाला कोई है, इसीलिए कोई बेचने वाला भी है। तो उद्योगपति इसलिए अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है क्योंकि कोई लोग खरीदते हैं, इसलिए खरीदार की भी भूमिका उसमें मानी जाएगी अर्थव्यवस्था में। खाली जो है जो उत्पादक है उसी की व्यवस्था नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उत्पादन उसका निर्भर करता है क्रेता के ऊपर, अन्यथा वो विक्रेता कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्रेता को भी जो है मिलना चाहिए उसका हिस्सा, जो कि नहीं मिल रहा है आज की व्यवस्था में। और संसाधन जितने भी हैं, चाहे बालू है, चाहे जंगल है, चाहे खनिज पदार्थ हैं, उन सब में जो सरकार जो ठेका दे देती है कंपनियों को और वे उसको निकाल लेते हैं और उसमें आम जनता को कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि हिस्सा तो सबका है, सिर्फ वही बटोर लेते हैं। सरकार सिर्फ उससे कुछ टैक्स ले लेती है और उनको लाइसेंस जारी करने का कुछ पैसा ले लेती है, उतना से जो है उनको अमीर बना दे रही है। तो वो व्यवस्था नहीं होकर के उनका हिस्सा भी आएगा, तो उस 20 और 1 के अनुपात में सारा वो हिस्सा आ जाएगा। इस प्रकार से ये हम लोग गरीबी दूर करेंगे। अगर हम लोग सर्विस के आधार पर करना शुरू करेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि सर्विस में कोई भी यह व्यवस्था नहीं है कि उनको हम अस्थायी सर्विस दे ही देंगे और इतना रुपया दे ही देंगे। और वे उद्योगपति सर्विस में रखेंगे नहीं रखेंगे ये उनके ऊपर है। वो तो रोबोट्स रख लेंगे, वो तो मशीनों से काम करा लेंगे, किसी को एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, तब ये लोग की आमदनी कहाँ जाएगी। तो आमदनी के लिए यह जरूरी है कि धन के ऊपर हम लोग फोकस करें और बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं करें, तो जो है आमदनी आती रहेगी और सबकी जो है गरीबी दूर होगी। यह तो एक बात है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि यह जो जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था है, ये जो अधूरा प्रजातंत्र है, इसको खत्म करके हम लोग पूरा प्रजातंत्र लाना चाहते हैं, जिसमें कि अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सीधे जनता के पास हो। नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा देश एक पार्लियामेंट होगा और हर एक व्यक्ति जो है एक सांसद की भूमिका में हो जाएगा देश के लिए, और एक विधायक की भूमिका में हो जाएगा अपने प्रदेश के लिए, और वो कानून बनाया करेगा। उस कानून को निर्वाचन आयोग जो है मान्यता दिया करेगा, उसके आधार पर कोर्ट जो है फैसला दिया करेगा। सारे अधिकारी जो हैं वो जनता के ही अधीन में रहेंगे, तभी जनता कही जाएगी कि ये जनता मालकिन है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से प्रजातंत्र हम लोग अस्थायी रूप से लागू कर सकते हैं, बढ़िया ढंग से पूर्ण प्रजातंत्र, और हम लोग गरीबी मिटा सकते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोग के पास यह विधान है कि भ्रष्टाचार जो है जो कैश में दिया जाता है उसको हम लोग ऐसे खत्म कर देंगे कि कैश जो भी चल रहा है इसको हम लोग होने ही नहीं देंगे, कैश को समाप्त कर देंगे और डिजिटल करेंसी पूरा होगा और सब लोग मोबाइल से ही खरीद बिक्री करेंगे। और जो खरीद बिक्री होगी तो उसमें जो है पहले रसीद जाएगी तभी पैसा ट्रांसफर होगा। ऐसे पैसा कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कोई किसी खाते में ऐसे पैसा नहीं दे पाएगा, और सबका एक ही खाता होगा और पूरा उसका रिकॉर्ड जाएगा कि धन कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड होगा। और रसीद जो होगी वो सिर्फ गवर्नमेंट ही जारी करेगी। और जो भ्रष्टाचार में वो कोई रत्न भी ले सकता है, हीरा मोती इस रूप में घुस दे सकता है, सोना चांदी के रूप में। आज अगर छापा मारा है जगह इधर आजम खा कर देखेंगे कि कितना सोना पकड़ाया है, तो वो जो है सोना के रूप में घुस दिया सकता है। तो हम लोग इसलिए इसकी ऐसी व्यवस्था किए हैं कि ब्रेन स्कैन मशीन जो है ना हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में रखे जाएंगे। ब्रेन स्कैन मशीन जो है fMRI मशीन होती है, जो कि माइंड को स्कैन कर देती है कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो हर एक अधिकारी को और कर्मचारी को जो भी काम कर रहा है वहाँ, उसको उस मशीन से अवश्य गुजरना पड़ेगा महीना में एक बार, और उनसे जो पूछे जाएंगे उससे स्कैनिंग हो जाएगी।
तो अगर उसने कुछ लिया है किसी चीज़ में या किसी दबाव में फेवर किया है, डर से फेवर किया है या मोहवश फेवर किया या द्रोहवश उसका काम रोका हुआ है, तो वो सब भी सामने आ जाएगा और इस तरह से उसको दंडित किया जा सकेगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार हम लोग दूर कर देंगे और ये वास्तविक प्रजातंत्र ले आएंगे और गरीबी दूर कर देंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग के पास अब जो जाति व्यवस्था की बात जो चल रही थी, तो जाति का तो ऐसा है कि भिन्न भिन्न जो आजीविकाएं आई, हाँ, तो उन आजीविकाओं के कारण जो है जातियां बन गई। जैसे जैसे जो मछली मारने लगा तो मछुआरा कहलाने लगा, तो लकड़ी बड़ी काम करने लगा बढ़ई कहलाने लगा। इस तरह से जिसने जो आजीविका अपना ली वह उस आजीविका का व्यक्ति हो जाने के कारण वो उसी जाति का माना जाने लगा, क्योंकि वो विवाह उसी में करने लगा। उसी की जाति का बन गया। असली कारण जो है विवाह है कि वो जिस ग्रुप में था, जो काम करता था, वो अपने में ही विवाह करता था। इसके कारण ही वह एक जाति बन गई और वो जो लिमिट हो गया, अब उसके दायरे से वो बाहर नहीं निकल पाने लगा। उस दायरे से उसको बाहर निकालना है, जाति व्यवस्था का समाप्त करनी है, तो यानी उस दायरे को तोड़ना है जो कि विवाह का दायरा है। वास्तव में जाति का कारण और कुछ नहीं है विवाह के अलावा। अगर विवाह की व्यवस्था तोड़ दी जाएगी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसका आधार सिर्फ और सिर्फ विवाह है और कुछ नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए यही करना है कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर देना है, यानी अपने जाति में आप विवाह नहीं कर सकते। और यदि आप करते हैं तो फिर जो सरकार की सुविधाएं हैं वे सारी सुविधाएं जो है आपकी समाप्त कर दी जाएगी। आप अपनी जाति विवाह करके आप हाशिए पर रहेंगे आप। तो इस तरह से हम लोग जो है जातिगत व्यवस्था जो है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। जाति के नाम पर वैमनस्यता और घृणा सिर्फ जो है लोग फैला रहे हैं, उससे जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है, बल्कि वो पुष्ट हो रही है और उससे लाभ किसी का नहीं है, बल्कि आपस में ईर्ष्या द्रोह की भावना से जागृत हो रही है, उसे फायदा नहीं हो रहा है। फायदा इसी में है कि जातिगत व्यवस्था को समाप्त किया जाए, और समाप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम लोग विवाह व्यवस्था को ही समाप्त कर दें। और जो दूसरा तरीका है वह तो और खतरनाक तरीका है कि विवाह ही ना हो, लेकिन वह तो संभव नहीं है। वैसी स्थिति तो तभी आ सकती है कि जब विवाह नहीं होगा, कोई किसी के साथ जो है संबंध बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसमें परिवार की भूमिका समाप्त हो जाती है और परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसीलिए विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, शिक्षा करने में, हर तरह का साइकोलॉजिकल उसको एडवांटेज देने में समय लगता है। परिवार का होना अनिवार्य है। परिवार का होना अनिवार्य है तो इसलिए विवाह का भी होना अनिवार्य है। और विवाह होने का मतलब हो गया कि अगर हम सिर्फ एक ग्रुप में करेंगे तो जाति रह जाएगी। जाति को तोड़ना है तो हमको उस ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग का सिस्टम यही है कि हम लोग विवाह की व्यवस्था को इस तरह से तोड़ेंगे, स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर देंगे कानूनी रूप से। अंतर्जातीय विवाह की तो व्यवस्था आज भी है, लेकिन अंतर्जातीय विवाह कंपलसरी नहीं है अभी, उसको हम लोग एक तरह से कंपलसरी कर देंगे। बात इतनी सी है। तो इस तरह से जातिगत व्यवस्था जो है हम लोग समाप्त कर देंगे। अब रोजगार की जो बात है, रोजगार हम लोग सबके लिए अनिवार्य कर देंगे कि हर एक के लिए रोजगार जो है फंडामेंटल राइट में रहेगा। ये आपके पास ये मौलिक अधिकार होगा, और जिसको सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी उसको वो डोल मनी जो है जिसकी बात मैंने की, वो पैसा उसके पास आएगा जब तक सरकार के पास रोजगार देने की व्यवस्था नहीं रहेगी। वैसे भी हम ऐसा समझते हैं कि मानव का जो चरम विकास होगा, उस चरम विकास में इस तरह के जो अनिवार्य काम है, जो मजबूरन काम करना पड़ता है, यह नहीं होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का काम तो जो मशीनों को ही करना चाहिए। मनुष्य तो खाली होना चाहिए एक तरह से, उसको काम नहीं करना चाहिए। काम तो मशीन ही उसके बदले करेगी, लेकिन उसके पास धन का स्रोत अवश्य होना चाहिए, संसाधन का अवश्य होना चाहिए। तो वह तो खैर काफ़ी आगे की बात हो जाएगी। बहुत उतना भी इमेजिनेशन करना अभी ठीक भी नहीं है उतना, लेकिन मैं इतना अपने में सोचता हूँ कि वो बहुत आगे की बात है। जब मनुष्य के सारे काम मशीन करेंगे, मनुष्य काम से मुक्त हो जाएगा, वह एंजॉय करेगा सिर्फ खाली, और उसके पास संसाधन होंगे। लेकिन जब तक वह व्यवस्था नहीं आती है तब तक तो यह जरूरी है कि हर एक मनुष्य को काम मिले। अभी उसके लिए काम मजबूरी है, बाद में काम शौक हो जाएगा ये कि चलो हमारा मन किया, हमने काम कर लिया। तो तब काम से सभ्यता की मुक्ति होगी। काम से मुक्ति जो है वही वास्तव में हम लोग का अभी आगे की ओर अवस्था जो है, जो वैश्यत्व की अवस्था जो बताई गई है शास्त्र में, उस स्तर पर आएगा। लेकिन वो खैर अभी बहुत आगे की बात है, जब पूरा समाज उस स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यह व्यवस्था कर देंगे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, और रोजगार भी हम लोग सबको दे देंगे। जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहेगा उसके लिए अपना बैंक का जो फंडिंग है वह भी उसके लिए उपलब्ध है, और उसके पास खुद भी पैसे आ रहे हैं, उसका वह उपयोग करेगा। अब इसको रैशनलाइज किया जाएगा हर साल। जैसे कि किसी को दे दिया गया पैसा, ट्रांसफर कर दिया गया,
तो ऐसा नहीं कि वो अनाप शनाप नहीं खर्च कर सकता, उसके साथ शर्तें होंगी कि वह उसके लिए अर्जन करने के लिए ही वह है, वो अर्जित करे और उससे कमा कर खाए। यानी कि एक कोई ऊपर में कमा रहा है तो हम क्यों कमाएं, हम तो बैठे रहेंगे, हमको तो पैसा मिलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बार ट्रांसफर तो होगा, लेकिन उसके बाद आपको काम करके जो है उसको अर्जित करना पड़ेगा। तो आपका वो बैंक में वो पड़ा रहेगा एक अलग खाते में, आप उसका यूज नहीं कर पाए, आप उसका यूज करेंगे तो आप ठीक है कोई बिजनेस में लगाइए तो आप कमाइए। इस तरह की व्यवस्था हम लोग रहेंगे। और जो है न्यायालय है उसको हम लोग चाहते हैं कि ये 24 घंटे खुला रहे न्यायालय, और उसमें हर जितनी भी धाराएं हैं सभी धाराओं में समय अवधि हो तय कि इतनी समय अवधि में इस धारा के तहत जिसको भी मुकदमा हुआ है उसका फैसला आ जाना चाहिए। वो असीमित काल तक जो है आप जो है मुकदमा नहीं लड़ा सकते किसी को, और मुकदमा और स्वास्थ्य ये सब फ्री होना चाहिए। वो उसके लिए जो है किसी के ऊपर जो है वह नहीं होना चाहिए कि ये गरीब है तो वो नहीं होगा। आज की जैसी व्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं रह जाएगी इसमें। स्वास्थ्य भी सबके लिए उपलब्ध रहेगा, और शिक्षा भी जो है वह ऐसा रहेगा कि हर व्यक्ति अपना पढ़े, और सरकारी सारा खर्च उठाएगी और उसे पहले से बॉन्ड भरवा दिया जाएगा कि आप जो है जितना आपके ऊपर खर्च आएगा वो सब जब आप कमाने लगेंगे तो आपसे वसूल किया जाएगा वो पैसा। तो इस तरह से ये व्यवस्था आर्थिक रूप से भी सस्टेनेबल हो जाएगा, और हर एक को शिक्षा भी जैसा वो चाहेगा वैसे शिक्षा उसको मिल जाएगी। यही व्यवस्था हम लोग की है संक्षेप में। तो इतना ही है, अब इसमें कुछ ऐसा हो